सुप्रभात बच्चों। व्याकरण के अंतर्गत आज हम जिस विषय के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह है लोकोक्तियां। लेकिन इस विषय को समझने से पूर्व आपको ये दो वाक्य बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने हैं। जांच पड़ताल के बाद सिद्ध हो गया कि नर्मदा प्रसाद का कोई दोष नहीं था। वह तो पहले से ही कहता था, सांच को आंच नहीं। दूसरा वाक्य, एक तो मेरी किताब के पन्ने फाड़ दिए, ऊपर से धमकी देता है। वाह भाई वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बच्चों, इन दोनों वाक्यों के अंतिम शब्दों को यदि अगर आप ध्यान पूर्वक देखें या शब्द समूह या वाक्यांश को देखें तो मैंने प्रयोग किया था सांच को आंच नहीं और एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अपने शब्दकोशगत यानी कि शाब्दिक अर्थ के साथ साथ ये शब्द एक नवीन और विशेष अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर मैं कहूं सांच को आंच नहीं, इसका अर्थ हुआ सच्चे व्यक्ति को किसी भी बात का भय नहीं होता। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इसका अर्थ हुआ अपराधी होकर भी अकड़ दिखाना। बच्चों, भाषा में ऐसे विशेष प्रयोगों को ही लोकोक्तियां कहा जाता है। लोकोक्ति की परिभाषा किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाला कथन लोकोक्ति कहलाता है, यानी कि हम उस कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लेकिन इससे पूर्व हमें यह भी जानना होगा कि लोकोक्तियां स्वयं में पूर्ण और स्वतंत्र होती हैं। अधिकांश लोकोक्तियां तुकांतर और काव्यात्मक होती हैं, पूर्ण अर्थ रखती हैं। ये लोगों के दीर्घ अनुभवों पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक यानी कि समाज या संसार में प्रचलित, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। किसी कथन की पुष्टि अथवा उपदेश के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि उपदेश अथवा किसी कथन की पुष्टि के लिए लोक में प्रचलित कोशगत एवं विशेष अर्थ में प्रयुक्त उक्ति को हम लोकोक्ति कहते हैं। बच्चों, लोकोक्तियों का जो प्रभाव होता है वो बड़ा ही भाषा में महत्वपूर्ण होता है। इनका प्रयोग भाषा को सजीव, सशक्त और सरस बनाता है। आइए अब कुछ लोकोक्तियों पर ध्यान दें। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बच्चों, इन यदि अगर हम शब्दों को देखें तो बोला गया है कि जो दूर से ढोल बजते हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं, किंतु ये शब्द अपना वास्तविक अर्थ खो चुके हैं और विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं। और इसका अर्थ है हर वस्तु दूर से अच्छी लगती है। यानी कि वास्तविकता तो तभी पता चलती है जब हम उसके समीप जाते हैं, किंतु जब हम किसी वस्तु को दूर से देखते हैं तो वह वस्तु हमें अपने आप में बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है। आप कह सकते हैं कि नेताजी की बहुत तारीफ सुनी थी, साथ रहने का मौका मिला तो सच्चाई पता चल गई। सच ही कहा है किसी ने, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि नेताओं की या अभिनेताओं की जब मैं जिंदगी देखता था तो मैं बड़ा ही प्रभावित होता था, परंतु जब मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला तो मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ। सच ही कहा है किसी ने, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। बच्चों, इस वाक्यांश का अर्थ है दूध को अलग कर देना और पानी को अलग कर देना,
किंतु यदि हम इसके वास्तविक स्पष्ट और सही न्याय, हम बच्चों कह सकते हैं कि जो भोला राम ने चाले तो बहुत चली, पर जज साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यानी कि जज साहब ने सही और स्पष्ट न्याय करके गरीब व्यक्ति को न्याय दिया, जबकि भोला राम ने अपना सत्य साबित करने के लिए बहुत से गलत बातें, बहुत सी गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया। आप ये भी कह सकते हो कि गरीब जब न्यायालय में जाता है तो उसे दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाता है। यानी कि कोई गरीब व्यक्ति यदि अगर न्याय की गुहार लगाते हुए न्यायालय में जा रहा है तो उसे स्पष्ट और सही न्याय प्राप्त होता है। घर का भेदी लंका ढाए, इस लोकोक्ति के यदि अगर हम विशेष अर्थ को बोलें तो कह सकते हैं कि आपसी फूट से ही हानि होती है। और अगर मैं इस पर वाक्य बनाना चाहूं तो बोल सकती हूं कि रावण के मारे जाने का कारण यह था कि उसका भाई विभीषण राम से मिल गया था। इसलिए कह सकते हैं घर का भेदी लंका ढाए। यानी कि यदि अगर हमारे बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है, अगर हमारा तालमेल नहीं है, तो इसका फायदा जो है वो दूसरा व्यक्ति उठा सकता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारतीय जो राजा थे उनमें आपसी सामंजस्य नहीं था, और इसका भरपूर जो फायदा है वो ब्रिटिश सरकार ने उठाया था, और पूरे के पूरे भारत पर उन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया था। आप ये कह सकते हैं कि राजाओं में आपसी सामंजस्य नहीं था, जिसका पूर्ण लाभ ब्रिटिश सरकार ने उठाया, और इसी कारण कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी कि अगर मैं इन शब्दों के अर्थ पर जाऊं तो बोला जा रहा है कि जो गरज रहे हैं बादल वो बरसते कभी भी नहीं है। लेकिन जो यह जो लोकोक्ति है अपना वास्तविक अर्थ खोकर एक विशेष अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, और उस अर्थ को हम कह सकते हैं कि बोलने वाले काम कम करते हैं। जैसे कि आपकी अध्यापिका ने किसी कार्य को, किसी गतिविधि को करने के लिए कहा। बहुत से बच्चों ने कहा कि हाँ मैम हम ये कार्य करेंगे, परंतु जब कार्य करने का विशेष समय आया तो कुछ बच्चों ने कहा हमारे घर में कार्य है, इस कारणवश हम नहीं आ सकते। कुछ ने कहा कि मैम हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं इसलिए नहीं आ सकते। यानी कि वादे तो बड़े बड़े किए, लेकिन कार्य के समय किसी ने भी उस कार्य को नहीं किया। आप ये भी कह सकते हो कि हमारे भारतीय नेता वादे तो बहुत करते हैं परंतु कार्य नहीं करते। सही कहा है किसी ने, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आप कह सकते हो तुम उसकी खोखली धमकियों से मत डरो, सुना है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का जो वाक्यांश का जो अर्थ है वो कह सकते हो कि चोर की दाढ़ी में जो है वो तिनका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों इस लोकोक्ति का विशेष अर्थ है अपराधी स्वयं सशंकित हो रहता है। यानी कि अपराधी अपने कार्यों से पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है कि उसी ने ही गलत कार्य किया है। आप कह सकते हो कि मोना ने वीना का पेन चुरा लिया, और अध्यापिका के द्वारा कक्षा में पूछताछ किए जाने पर मोना सबसे पहले बोल पड़ी, मैंने नहीं लिया था। सच ही कहा है किसी ने, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप इस चित्र को देखो तो ये जो चित्र है वो विजय माल्या का है। तो उसे आप कह सकते हो कि जब भारतीय सरकार ने जांच पड़ताल का कार्य आरंभ किया तो विजय माल्या सबसे पहले ही भारत छोड़कर भाग गया। सही कहा है किसी ने,
चोर की दाढ़ी में तिनका, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यानी कि अगर जंगल में मोर नाच रहा है तो उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन बच्चों, ये लोकोक्ति जो है अपना वास्तविक अर्थ जो है वो गवा चुकी है, और इसका विशेष अर्थ है कि प्रतिभा का प्रसार प्रदर्शन के बिना नहीं होता। यानी कि आपके अंदर कोई विशेष प्रतिभा है और उसका प्रसार नहीं कर रहे हो, उस विषय के बारे में किसी को बता नहीं रहे हो, तो किसी को भी आपकी प्रतिभा के विषय में पता नहीं चलेगा। आप कह सकते हो कि माता जी खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं, परंतु उन्होंने कभी भी किसी को अपने घर नहीं बुलाया। सही कहा है किसी ने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप ये भी कह सकते हो कि सुजाता बहुत ही मीठा गाती है, पर एकांत में किसी के सामने गाने में उसको शर्म आती है। सब कहती हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चों, इस लोकोक्ति का अर्थ है बलशाली की ही चलती है, अर्थात जो शक्तिशाली है, जो धनवान है, लोग उसी के द्वारा दिए गए नियमों और कानूनों को मानना पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि केंद्र में आज के समय मोदी जी की सरकार है, इसलिए उन्हीं के द्वारा बताए गए, उन्हीं के द्वारा दिखाए गए निर्देशों को ही पूरे देश में माना जा रहा है। तो वाक्य में आप बना सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो मोदी जी की है, इसीलिए उन्हीं के बनाए हुए नियमों और कानूनों को देश में माना जा रहा है। सही कहा है किसी ने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ना बजेगा बांस ना बज रहेगी बांसुरी। ये कहावत तो आपने अपनी माताजी के मुख से भी कई बार सुनी होगी। जब आप लोगों की या आप दोनों भाई बहनों की लड़ाई होती है तो मम्मी उस चीज को ही जड़ से खत्म कर देती हैं। यानी कि इस लोकोक्ति का जो विशेष अर्थ है कि विवाद को ही जड़ से खत्म कर देना, यानी जो लड़ाई की मुख्य वजह है उसे ही पूरी तरह समाप्त कर देना। दोनों बच्चे एक खिलौने के लिए झगड़ रहे थे। माँ ने वो खिलौना किसी गरीब बच्चे को दे दिया। सही कहा है किसी ने, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप कह सकते हो कि दोनों भाई नई कमीज को लेकर झगड़ रहे थे। पिताजी ने कमीज उठाकर कहते हुए कहा कि ये कमीज मैं अपने मित्र के बेटे को दे रहा हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बच्चों, इस लोकोक्ति का विशेष अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति को गुणों की परख नहीं होती। यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह नहीं जानता कि उस वस्तु की कितनी योग्यता है या उस वस्तु में कितना गुण है। यदि अगर आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को कोई किताब दे देते हो तो वह उस किताब में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं वो उसके लिए कोई महत्व नहीं रख सकती। तो हमने कह सकते हैं कि अरे यह अनपढ़ आदमी है और तुम उसे किताबें उपहार में दे रहे हो। सुना है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बच्चों, ये कहावत मुख्यतः हम और आप पर बड़ी ही लागू होती है, क्योंकि जब हमसे कोई कार्य नहीं होता तो हम साधनों में ही दोष निकालना शुरू कर देते हैं। यानी काम ना आने पर हम साधनों का साधनों का ही कसूर निकालते हैं या दोष निकालते हैं। हम कह सकते हैं कि मोहित को अनुच्छेद लिखना तो आता नहीं था, लेकिन जब पिताजी ने उसका कारण पूछा तो उसने कह दिया कि उसका पेन ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था।
सही कहा है किसी ने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। या आप कह सकते हो उमेश को लकड़ी का काम करना तो आता नहीं। कभी कहता है लकड़ी खराब है और कभी कहता है कि आरी ठीक नहीं चल रही। सही कहा है किसी ने कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाथ कंगन को आर से क्या। बच्चों, इस लोकोक्ति का विशेष अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सच्चाई को सबूत की आवश्यकता नहीं होती। आप कह सकते हो कि मम्मी आप इसकी अलमारी खोलिए, रुपए मिल जाएंगे। यह देखिए, हाथ कंगन को आर से क्या। यानी कि सच्चाई को सबूत की आवश्यकता नहीं होती। हम जानते थे कि दीनू एक लालची व्यक्ति है और इसी लालच में आकर उसने सोना देने वाली या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार दिया। सच ही कहा है किसी ने, हाथ कंगन को आरसी क्या। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, यानी कि बड़ी मुश्किल से एक कार्य शुरू किया और वो कार्य जो है वो किसी कारणवश पूरी तरह खराब हो गया, यानी कार्य करते ही मुसीबत पड़ जाना। पिताजी ने बड़ी ही कठिनाई से अपना व्यापार शुरू किया था, परंतु दुकान खोलते ही उसमें छापा पड़ गया। सही कहा है किसी ने, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। यानी हम कह सकते हैं कि कार्य करते ही बड़ी मुसीबत का आ जाना। नैनी को बड़ी ही मुश्किल हो रही थी चलने में और उन्होंने एक छड़ी जो है बड़ी ही कठिनाई से मंगवाई थी, लेकिन नैनी गिरी और उनकी अब ऐनक टूट गई। सही कहा है किसी ने, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि मुंह पे तो मीठी मीठी बातें करना लेकिन मन में किसी के लिए बुरे विचार रखना, अर्थात मन में दुष्टता और बाहर प्रेम। हमारी पड़ोस वाली आंटी वैसे तो मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन पीछे से हमारे लिए ही कुचक्र रच रही हैं। सही कहा है किसी ने, मुंह में राम बगल में छुरी। या आप ये भी कह सकते हो कि सुमित से मित्रता करने से पहले सोच लेना, उसके मुंह में राम और बगल में छुरी रहती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बच्चों, काठ का अर्थ होता है लकड़ी। लकड़ी की जो बांस की जो हांडी होती है, यानी कि बर्तन जो होता है, उसे बार बार आग पर नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन बच्चों, इस लोकोक्ति का विशेष अर्थ है कि व्यक्ति एक बारी धोखा खाता है, यानी आपने एक बारी तो किसी पर विश्वास किया, लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति से धोखा मिला तो आप उस पर विश्वास पुनः नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं तुम्हारे यहाँ से पहली बार सामान खरीदा और तुमने मिलावटी सामान दे दिया, अब तुमसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। या आप ये भी कह सकते हो तुम पर विश्वास करके मैंने तुम्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका दे दी, परंतु समय पर तुमने मुझे नहीं लौटाई। सही कहा है किसी ने कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि अब आप अपने मित्र को पुनः वो अपनी अभ्यास पुस्तिका है वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका दोस्त समय पर आपकी अभ्यास पुस्तिका कभी भी नहीं लौटाएगा। उसके बाद है काला अक्षर भैंस बराबर। जी बच्चों, इसका विशेष अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ होना। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि हमारी काम वाली के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि जो हमारी काम वाली है वो बिल्कुल ही निरक्षर है, उसको नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए तो काले जो अक्षर होते हैं वो भैंस के बराबर होते हैं। अगर आप चाहें तो वाक्य बना सकते हैं कि बेनीराम मेहनत से मजदूरी करता है, वह तनख्वाह लेता
लेते समय हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता। तो सही कहा है किसी ने कि काला अक्षर भैंस बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी, ये कहावत तो आपने अपनी माता जी से भी कई बार सुनी होगी कि मम्मी चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना बना ले, लेकिन आपको पसंद जो आता है वो बाहर का ही आता है। इसलिए मम्मी कह देती हैं, जी हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी कि घर की चीजों का आदर कभी भी नहीं किया जाता। आप कह सकते हो कि पिता गणित के अध्यापक हैं और बच्चे गणित कहीं और पढ़ने जाते हैं। सही कहा है किसी ने, घर की मुर्गी दाल बराबर। या कह सकते हो कि माता जी कितना भी स्वादिष्ट खाना बना ले, लेकिन बच्चे जो हैं बाहर का ही खाना खाते हैं। सही कहा है किसी ने, घर की मुर्गी दाल बराबर। बच्चों, आपको इन सभी लोकोक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है, और जो भी शंका हो उसका निवारण कक्षा में किया जाएगा। धन्यवाद।